गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। कल हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का क्या कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में जानने का प्रयास किया और मैंने आपको बताया था कि इन द सेंटर देयर इज ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर नोन एज कोर, और उसको चारों तरफ से फिर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सॉलिड घेरे रहता है, उसको हम कहते हैं क्लैडिंग। इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ढंग से रखे जाते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इस तरह से कि कोर से सिग्नल डेंसर मीडियम से क्लैडिंग में रेयरर मीडियम में जा सके, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों तरफ से एक इसके ऊपर जैकेट चढ़ा दिया जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, इनके कितने तरह के होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स बीइंग यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो उसमें 3 तरह के ऑप्टिकल फाइबर हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। स्टेप इंडेक्स फाइबर, शॉर्ट में इसको कहते हैं SIF, स्टेप इंडेक्स फाइबर। दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, शॉर्ट में इसको कहते हैं GIF, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और तीसरा है W इंडेक्स फाइबर। तो ये W इंडेक्स फाइबर, तो ये 3 तरह के होते हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर SIF, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर GIF एंड W इंडेक्स फाइबर WIF। इन तीनों में से किसी एक को जो सूटेबल होता है उसको, उस ऑप्टिकल फाइबर को, उस कंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द पर्पजेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अब इस ऑप्टिकल फाइबर से जो प्रयोग में लाया जा रहा है उससे यदि सिंगल फ्रिक्वेंसी हैंडल की जा रही है, ओनली वन फ्रिक्वेंसी इज बीइंग कम्युनिकेटेड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि भेजी जाती है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर। इज हैंडलिंग ओनली वन मोड, ओनली वन फ्रिक्वेंसी, ओनली वन वेवलेंथ, तो इसको हम सिंगल मोड फाइबर कहते हैं। एंड इफ द ऑप्टिकल फाइबर बीइंग यूज्ड इज यूजिंग हैंडलिंग मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज, मोर फ्रिक्वेंसीज, मोर देन वन, तो उसको फिर हम मल्टी मोड फाइबर कहते हैं। तो सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर उसके यूसेज के अनुसार होता है। कुछ लोगों ने ये कहा कि स्टेप इंडेक्स फाइबर के डिटेल या GIF का या WIF का ज़रा डिटेल भी हमको बता दिया जाए तो थोड़ी सुविधा होगी। तो उसके लिए हम आपके पास PDF में तो नहीं भेज पाए हैं, लेकिन आपके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए फिर हमने यहाँ लिखने की कोशिश किया है। दिस इज द स्टेप इंडेक्स फाइबर, द फर्स्ट कैटेगरी, स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर को कहते हैं SIF। क्या इसकी बनावट होती है? तो ऑन द Y एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइदर कोर और क्लैडिंग। सो Y एक्सिस पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्लॉट करते हैं। X एक्सिस पर रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फाइबर हम प्लॉट करते हैं। एक्सिस ऑफ द फाइबर, एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर को 0 हम कहते हैं। बिल्कुल, ये तो सेंटर में हो गया। कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, कोएक्सियल सिलेंडर के सेंटर का हो गया, तो यहाँ से हम 0 स्टार्ट करते हैं। नापते जाएंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो किसी एक तरफ नाप सकते हो। A इज द रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका डायमीटर कितना होगा कोर का? A इधर और A इधर, 2A। एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2A इज द कोर। अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है, और जैसे ही कोर के बाद हम क्लैडिंग पर पहुंचते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सडनली ड्रॉप कर जाता है फ्रॉम N1 टू N2, स्टेप में चेंज करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं। सो दिस इज द क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 थ्रू आउट, राइट फ्रॉम A
स्लाइटली ग्रेटर देन ए पर तो इसकी वैल्यू N1 है, और स्लाइटली लेस देन आर इक्वल टू बी तक इसकी वैल्यू है N2। तो ये कोर हो गया। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर एक्सिस से ले करके इसके पेरीफेरी तक, इसके रेडियस ए तक, सब जगह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म है, N1 है। फिर क्लैडिंग है, क्लैडिंग का फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए से लेकर के बी तक यूनिफॉर्म है, और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर एक जैकेट चढ़ा दिया जाता है। जैकेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर जैकेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने कंसीडर कर दिया है N3। तो इस N1 और N2 और N3 में क्या संबंध है? N1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज़ ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। N2 इज़ ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N3। N की वैल्यू N1 के बराबर होती है। N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने प्लॉट किया और कोर के लिए इसकी वैल्यू है N1, तो N की वैल्यू N1 के बराबर होती है। कहाँ से कहाँ तक? 0 पर भी N1 है, ए पर भी N1 है, 0 से लेकर के ए तक सब जगह इसकी वैल्यू N1 है। सो व्हेन 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आर इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, कोर की प्रॉपर्टी है। और N इज इक्वल टू N2 है। कहाँ से कहाँ तक? ए से थोड़ा अधिक हो जाएंगे तो N2 हो जाएगा। ए पर बिल्कुल तो ये N1 है, और बी तक ये N2 है, तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन हो गई ए इज़ लेस देन आर, ए इज़ लेस देन आर, आर यहाँ कहीं लाई करता है ए और बी के बीच में, तो ए इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन बी, ऐसी स्थिति बनती है। तो इसको हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप में चेंज करता है, इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स फाइबर कहा जाता है। प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है। बनाना इसका आसान होता है, फिर भी मुश्किल इस तरह का है कि आपको मैंने बताया था डायमीटर, यहाँ 0A रेडियस है कोर का, तो डायमीटर 2A हो गया। तो 2A में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिफॉर्म रखना है N1, कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से इसका भी बनाना टेक्निकली बहुत कंट्रोल्ड वे में बनाएंगे तब ऐसा बन पाएगा। नेक्स्ट इज़ द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर में एक ग्रेडेशन है, एंड इन ए रेगुलर वे इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम द वैल्यू N1 टू N2। तो ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का डायग्राम है इन 2 डायमेंशनल स्पेस, एक्चुअली 3 डायमेंशन में होता है। इधर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लॉट किया, दिस इज द एक्सिस ऑफ द फाइबर, एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और वहाँ से रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फाइबर आर के टर्म में नापा। कोर का रेडियस है ए, कोर का डायमीटर है 2A, लेकिन पहले के कोर स्टेप इंडेक्स और इस कोर में अंतर है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर पर मैक्सिमम है N1। सेंटर से जैसे ही बाहर की तरफ पेरीफेरी पे जाते रहोगे तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार सिस्टमेटिकली घटता जाता है, और घट करके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर N2 हो जाता है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर लगातार ए से बी के बीच में N2 रहता है। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक जैकेट इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अनुपात है N1 इज़ ग्रेटर दैन N2 इज़ ग्रेटर दैन N3, ये स्थिति बनती है। इसको हम कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्पष्ट है, इसको बनाना और मुश्किल काम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लगातार घटाना है इस तरह से कि मैक्सिमम वैल्यू फाइबर एक्सिस पर N1 हो जाए और मिनिमम वैल्यू इसकी N2 रहे, तो इसको घटाना मुश्किल कार्य है। तो और टेक्निकली डिफ़िकल्ट है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को बनाना, इसलिए इसका कम प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर प्रयोग स्टेप इंडेक्स फाइबर का, जो पहला केस कंसीडर किया, इसे किया जाता है। एंड देन डब्ल्यू इंडेक्स फाइबर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये 2 डायमेंशन में देखें तो ये डब्लू के आकार का दिखता है, किनारे ऊंचा, बीच में कम, फिर ऊंचा, दोनों तरफ का स्ट्रक्चर मिला लें
तो फिर ये W के स्ट्रक्चर का बनता है। इधर फिर वही एज यूजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने प्लाट किया, इधर की तरफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फाइबर प्लाट किया R को। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल N1 होता है थ्रू आउट, ठीक वैसे ही जैसे स्टेप इंडेक्स फाइबर में होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, तो ये होता है N2 लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। इसमें 2 क्लैडिंग होती है, कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस तरह का भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि कोई भूले भटके यदि क्लैडिंग में चला जाए तो फिर दूसरी क्लैडिंग से हो सकता है लौट आए और उसको हम रिवाइव कर सकें, अन्यथा ये मुश्किल कार्य होता है। तो इसमें एक क्लैडिंग फर्स्ट होता है, एक क्लैडिंग सेकंड होता है। क्लैडिंग सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3 और पूरे व्यवस्था को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसकी जैकेटिंग कर दी जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में संबंध इस तरह से होता है, N1 इज़ ग्रेटर दैन N3 इज़ ग्रेटर दैन N2 इज़ ग्रेटर दैन N4। बिल्कुल फिगर के अनुसार ऐसा हो जाता है। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर के होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। द स्टेप इंडेक्स फाइबर, द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एंड द W इंडेक्स फाइबर, इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उस बताने में जो अड़चन आएगी अब उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। ये फाइबर एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर है जो मैं कल बता चुका हूँ। इसको चारों तरफ घेरे हुए सॉलिड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर क्लैडिंग है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। इस N1 और N2 में ऐसा संबंध होता है जिसको आप जानते भी हो, N1 इज ग्रेटर देन N2, ऐसी स्थिति बनती है। अब ये कोर क्लैडिंग जो इंटरफेस है इसको कहते हैं, कोर क्लैडिंग की जो बाउंड्री होती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। नॉट ओनली ऑन दिस साइड, इधर भी आएगा कोर क्लैडिंग बाउंड्री, कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वह क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर के अंदर हो सके और ऑप्टिकल सिग्नल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजा जा सके, फॉलोइंग द मैकेनिज्म ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस तरह से ऑप्टिकल सिग्नल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजा जा सकता है। अब देखो, यहाँ होना चाहिए एंगल, क्रिटिकल एंगल कम से कम फाई, ये कम से कम क्रिटिकल एंगल थीटा सी के बराबर हो। अधिक हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और सिग्नल आ कहाँ से रही है? सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर है, ये कोर का हिस्सा है ऑप्टिकल फाइबर के भीतर, एक क्लैडिंग है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर ये एंगल हो रहा है थीटा सी या थीटा सी से अधिक। बाहर से इसको आना है, एयर से इसको आना है, तो एयर पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, जिसके लिए फाई की वैल्यू कम से कम थीटा सी के बराबर हो जाए, और वह एंगल जिसके संगत, जिसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाए, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या रोल है, क्या इसका मतलब होता है, कैसे इसको निकाला जा सकता है, थोड़ी सी भूमिका हमने बता दी है और कल फिर इसको डिस्कस कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच।